हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। आज मैं लाया हूँ जनरल साइंस के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। फिजिक्स का जो चैप्टर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो चैप्टर है आज मैकेनिक्स का टॉपिक का हम लोग आज क्वेश्चन देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊँगा वो एग्ज़ाम के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो या तो किसी यूपीएससी, बीपीएससी, एपीएफसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एपीएफसी का एग्ज़ाम हो, सबको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होगा और जो भी क्वेश्चन होंगे हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसी को लिया है बस। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है द सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन इन डूइंग। कि कोई भी एक सिंपल मशीन है, कोई भी सिंपल सा मशीन को पर्सन का किस तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह से पर्सन का हेल्प कर सकता है कोई भी सिंपल मशीन। तो पहला ऑप्शन है लेस वर्क, सेकेंड ऑप्शन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, थर्ड द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा है पुली। पुली को आपने देखा होगा, वो काफ़ी जगह यूज़ होता है। पुली का हमने जिम सब में भी देखे होंगे आप लोग, वेट को खींचने के लिए। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुआँ में जो बाल्टी लगा रहता है उसको खींचने के लिए हम लोग कितना ईजिली पुली में कितना कम फोर्स लगा के कितना ईजी से भरी हुई बाल्टी को खींच सकते हैं। पर अगर आप लोग सोचिए कि अगर पुली ना हो, अगर हम रस्सी से बाल्टी को खींच रहे हो डायरेक्ट, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। ये कम फोर्स से हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ बैलेंस इज। कि कोई भी आदमी कोई सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा हो, अगर हवा को इनहेल कर रहा है डीपली, हवा को खींच रहा है, तो रीडिंग क्या होगा बैलेंस का। तो ऑप्शन देखते हैं, बढ़ेगा इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन्स अनफेक्टेड, या ऑप्शन डी मे इंक्रीज और डिक्रीजेज। जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो रीडिंग होगी बैलेंस का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि 1 लीटर एयर का जो वेट होता है वो होता है 1.225 ग्राम। 1 लीटर एयर का जो वेट होता है वो होता है 1.22 ग्राम। और एक मेल की कैपेसिटी होती है कि वो 4.8 लीटर एयर को इनहेल कर सकता है। तो इसका ग्राम में कितना हो जाएगा वो वेट में, तो वो हो जाएगा 4.88 ग्राम हो जाएगा। तो इससे दिख सकता है कि रीडिंग क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी अगर वो इनहेल्स कर रहा है डीपली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम मोमेंटम और वेलोसिटी की रेशियोस को डिनोट करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी मास, या ऑप्शन डी फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मास। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंटम को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग अगर मास को निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू मोमेंटम बाय वेलोसिटी। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 4 है हमारा फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स किस चीज़ का प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए मास या वेलोसिटी, ऑप्शन बी मास और एक्सीलरेशन, या ऑप्शन सी वेट एंड वेलोसिटी, या ऑप्शन डी वेट एंड एक्सीलरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपने बहुत ही जगह देखा होगा। अगर आपने 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से है तो अगर आप जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। मतलब 9th 10th के लेवल का क्वेश्चन सब है, सबको मालूम ही होता है कि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो भी अगर आप नहीं जानते तो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स होता क्या है? ऑप्शन ए है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, ऑप्शन सी एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन डी एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन कि एनर्जी को हम ना ही कभी क्रिएट कर सकते हो ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, पर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे आपने मोटर देखा होगा, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह आपने जनरेटर देखा होगा, जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द एनर्जी ऑफ वाइंड इज, कि वाइंड में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी बोथ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग चीज़ हो, कोई भी मूविंग चीज़ हो, उसमें कौन सी एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वाइंड का एनर्जी का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, वाइंड मिल में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको वाइंड की कनेक्टिव एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से फर्दर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और किसी भी मूविंग चीज़ में आपको क्या याद रखना है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 7 है हमारा, मैच दी फॉलोइंग। हम लोग को इसको मैच करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा हीट टू इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक टू साउंड, ऑप्शन सी मास टू हीट, ऑप्शन डी केमिकल टू हीट एंड लाइट। और इधर दिया हुआ किस में मैच करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग हीट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग किस में चेंज करते हैं। हीट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग चेंज करते हैं सोलर सेल में, मतलब सन की रेज को हम लोग किस में चेंज करते रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर, मास टू हीट न्यूक्लियर रिएक्टर, और केमिकल टू हीट एंड लाइट फ्यूल कंबशन। तो ये देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ऑप्शन डी वर्टिकल मोशन। तो ये तो बचपन से यहाँ पे क्वेश्चन सुनते आ रहे होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है या कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक अपने उस स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। यही है क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि मतलब टेंडेंसी है कि अगर कोई टेंडेंसी होती है कि रिमेन्स, ऑब्जेक्ट को रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस ए फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मतलब टेंडेंसी है कि उसको तब तक उसको उसी स्टेट में रखेगी, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो मोशन की, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 9 हमारा, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सीटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, कि मान लीजिए कोई ट्रेन अभी रेस्ट में है, आपने कई बार फील भी किया होगा अगर आपने ट्रेन या बस में सफ़र की होगी कि हम लोग अगर बस रुकी हुई है, हम लोग आराम से बैठे हुए हैं पूरा रेस्ट में, और अचानक बस चलता है तो हम लोग पीछे की हमारा पीठ देखते पीछे की तरफ धक्का लगता होगा, या अचानक कोई ट्रेन ब्रेक मारता है हम लोग आगे तरफ अचानक झुक जाते होंगे। तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या है कि ट्रेन रेस्ट में थी, ट्रेन चली तो पैसेंजर लीन्स बैकवर्ड बिकॉज किसकी वजह से, ऑप्शन ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि हम लोग तो रेस्ट में थे
हमारी बॉडी का स्टेट क्या था, रेस्ट में था, पर जो ट्रेन जो चली उसकी वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स हम पे एक्ट की, इसकी वजह से हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो गया। इसका राइट आंसर होगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं जब कोई ट्रेन चल रही है, हम लोग बैठे हैं, अचानक ब्रेक मारा जाता है, मतलब ट्रेन रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 10 था हमारा, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिक साइंस किससे है? स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट, मतलब ऑप्शन बी स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद स्टैटिक सिचुएशन। ऑप्शन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, क्वेश्चन 11 हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, कि आइस पे चलना मुश्किल होता है रोड के मुकाबले, क्यों? ऑप्शन ए हमारा, आइस इज़ हार्डर देन द रोड, रोड इज़ हार्डर देन द आइस, आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विद आवर फुट, या ऑप्शन डी, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन रोड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन रोड। आइस का जो होता है फ्रिक्शन कम होता है रोड के मुकाबले में। आपको पता है फ्रिक्शन किस तरह से हमारा हेल्प करता है। अगर हम लोग चल रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम लोग पेपर पे पेन से लिख पा रहे हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और इस टाइप के कोड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब लगता है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब महसूस होता है? जब हम लोग खड़े हों, रोड पे खड़े हों, तो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है हमको खड़ा रहने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 12 हमारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन द लॉ वाज गिवन बाय। सबको पता होगा लॉ किसने दिया है? लॉ दिया हमारे ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन जी ने। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है हमारा ए ट्रक, ए कार एंड ए मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन इस चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी? मतलब क्या बोल रहा है? ए ट्रक, ए कार एंड मोटरसाइकिल, तीनों पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी लग रही है और इक्वल स्टॉपिंग फोर्स लग रही है, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीनों एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, स्टॉपिंग फोर्स सेम है, बस इसी चीज़ पे मायने रखती है कि कितना डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगी। इसको बॉडी के वेट से उसको फ़र्क नहीं है कि वो ट्रक है कि कार है कि ट्रेन है कि मोटरसाइकिल है, इसको काइनेटिक एनर्जी पे भी रखती है और स्टॉपिंग फोर्स पे कितना अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जी और इक्वल स्टॉपिंग फोर्स लग रहा हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 है हमारा, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9, द रेशियो वेलोसिटीज विल बी। कि दिया हुआ है कि दो कोई बॉडी है, उसका मास क्या है? m1 इजकल टू m, m2 इजकल टू m, मास क्या है? सेम है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? k1 है हमारा 4, k2 है हमारा 9, तो उसका वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा हमको वो फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखने के बाद का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई एग्जामों में, इसी टाइप का रहता है, बहुत सिंपल। किसी अगर आए तो आप लोग बहुत ही ईजी से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। k इजकल टू हाफ mv², ये है। इसमें दो मास का है तो उसमें दो काइनेटिक एनर्जी होगा, मास m। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी हाफ mv1² और k2 हो जाएगा हमारा हाफ mv2², क्योंकि मास क्या है? सेम लिए हम लोग। तो इसका रेशियो दिया हुआ है k1/k2,
K2 इजकल टू हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल, mm कैंसिल, क्या बचा हमारे पास K1 बाई K2 इजकल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। K1 K2 की वैल्यू दी हुई है 4:9 इजकल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, V1 और V2 फाइंड करना है। यहाँ से हमको इजीली पता चल जाएगा V1 बाई 2 क्या है, V1 बाई V2 इजकल टू 4√9 ये हो जाएगा, जिससे इजीली निकल जाएगा क्या होगा 2:3। तो राइट आंसर क्या है हमारा 2:3। देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ है, ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 15 हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 16 है, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू, कि दूध से मलाई को हम लोग कैसे अलग करते हैं। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके हम लोग दूध से मलाई को सेपरेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम BPSC APFC या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत हेल्पफुल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप जाके वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।